आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राइबोजाइम। तो बेसिकली राइबोजाइम होता क्या है? सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। राइबोजाइम एक आरएनए मॉलिक्यूल है जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है। जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, पर कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर सकते हैं, और उन्हीं कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स को हम राइबोजाइम की कैटेगरी में डालते हैं। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये कैटालाइसिस का काम भी करते हैं। कैटालाइसिस मतलब जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देना ही कैटालिसिस है। तो स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट फॉर्मिंग स्पीड को जब बढ़ाना है तो भी हम राइबोजाइम यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, पर राइबोजाइम्स एक न्यूक्लिक एसिड बेस्ड एंजाइम है। अगर हम इसका हिस्ट्री देखें तो ये डिस्कवर हुआ है 1989 में, जब इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, सिडनी एल्टमैन और थॉमस चेक। ये नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इनको मिला है 1989, और आज हम 2025 में हैं, पर ये 1989 का एक टेक्निक्स इन्वॉल्व था। अब ये कहाँ से आया? जब इन्होंने अपना रिसर्च किया तब इन्होंने देखा कि बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स है जो कि क्लीवेज और लाइगेशन करता है। क्लीवेज का मतलब है काटना, लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। किसको काटेंगे या किसको जोड़ेंगे? तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। जैसा हम लाइगेज एंजाइम की एक्टिविटी देख सकते हैं, लाइगेज जैसे लाइगेट करता है, और डीएनए पॉलीमरेज की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जब होती है तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो जब ब्रेकेज और लाइगेशन की एक्टिविटी है वो राइबोजाइम इजीली कर सकता है, और उन आरएनए मॉलिक्यूल्स को ही राइबोजाइम की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोजाइम्स। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज सेल्फ क्लीविंग राइबोजाइम। सेल्फ मतलब खुद से, क्लीव मतलब काटना, और राइबोजाइम तो जो राइबोजाइम्स खुद से क्लीव कर ले अपने आप को, जब वो खुद से अपने आप को क्लीव करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। नॉर्मली उस एंजाइम की एक्टिविटी जीरो होती है, पर जब वो अपने कुछ पार्ट्स को क्लीव करके हटाता है, या ऐसा कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो ब्रेक हो जाता है, उसके कारण से उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी गेन हो जाती है। तो ये अपने ही एंजाइम्स को या अपने ही पार्ट को क्लीव करके एक्टिवेट हो जाता है। एग्जाम्पल्स में आता है हैमरहेड राइबोजाइम्स और हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस राइबोजाइम। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ राइबोजाइम्स, जो कि आरएनए प्रोसेसिंग में काम करता है। आरएनए प्रोसेसिंग की बात तब आती है जब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच का पार्ट, आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, इन सब में आरएनए प्रोसेस होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए, ये सब आता है आरएनए प्रोसेसिंग में। तो ये जो राइबोजाइम्स है ये स्प्लाइसिंग रिएक्शन करने में हेल्प करता है। इसमें ग्रुप 1 इंट्रॉन्स आता है और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स आता है। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में आता है सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स, और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में आता है जहां पे माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट आरएनए स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म्स हम पढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ राइबोजाइम्स है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोजाइम्स। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो इसमें लार्ज सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो कि राइबोजाइम जैसे काम करते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये है हमारा बेसिक तीन टाइप्स के राइबोजाइम्स। फिर से एक बार नाम याद कर लेते हैं। पहला है सेल्फ क्लीविंग, जो क्लीव करके एक्टिवेट होता है। सेकंड है आरएनए प्रोसेसिंग में लगने वाला राइबोजाइम्स, और थर्ड है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज या पेप्टाइड बॉन्ड के ट्रांसफर में लगने वाले राइबोजाइम्स। अब हम पढ़ते हैं सेल्फ क्लीविंग राइबोजाइम। सेल्फ क्लीविंग राइबोजाइम्स में हैमर हेड राइबोजाइम्स फर्स्ट वैरायटी है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें आपको नाइट्रोजनस बेसिस याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी कॉपी में ड्रॉ करें या एग्जाम में ड्रॉ करें तो आप इसका जो ओवरव्यू है, जिस तरह से वो दिख रहा है, आप उतने ओवरव्यू बना दीजिए। हेलिक्स 1, हेलिक्स 2 और हेलिक्स 3 को मेंशन करिए, और क्लीवेज साइट को मेंशन करिए। कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस है?
यहाँ पे GAA लिखा है, ये सब स्पेसिफिक नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। अब इसका हैमरहेड राइबोजाइम्स देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हैमरहेड राइबोजाइम्स के लिए सबसे पहले इसमें 3 कंजर्व्ड स्टेम लूप रीजन होते हैं, स्टेम लूप 1, 2 एंड 3। ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस है। कंजर्व्ड सीक्वेंसेस का मतलब है वो सीक्वेंसेस जो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। ये हर एक राइबोजाइम में सेम ही रहेगा। वो है 3 कंजर्व्ड स्टेम लूप स्ट्रक्चर। स्टेम लूप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि स्टेम के बाद एंड में एक लूप है। इसका जो फंक्शन है वो साइट स्पेसिफिक क्लीवेज है, और रिएक्शन मैकेनिज्म में एसिड बेस कैटालिसिस से ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव कर देता है। एसिड बेस कैटालिसिस का मतलब है जैसे ही हम पीएच चेंज करते हैं तो एसिडिक या बेसिक नेचर चेंज होता है, जिसके कारण फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड चेंज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। बायोलॉजिकल रोल अगर देखेंगे तो ये प्लांट वायरॉइड्स में या सैटेलाइट आरएनएस में अवेलेबल है। आरएनए प्रोसेसिंग और वायरस रेप्लिकेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज किया जाता है जीन रेगुलेशन और जीन थेरेपी के एक्सपेरिमेंट्स में। ये बेसिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक है जहां पे हम राइबोजाइम्स को यूज करते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ जीन रेगुलेशन। ये स्टडी के लिए यूज होता है। जीन थेरेपी जो अपकमिंग टॉपिक्स है, उस जीन थेरेपी में भी हम ट्रीटमेंट के लिए किस तरह के हैमरहेड राइबोजाइम्स यूज कर सकते हैं जो मतलब सेल्फ लाइसिस होके एक्टिवेट करे ताकि हमारे एंजाइम्स एक्टिवेटेड रहे। नेक्स्ट आते हैं हेयर पिन राइबोजाइम्स पे। हेयर पिन राइबोजाइम्स, अब यहाँ पे ये हेयर पिन जैसा दिख रहा है, फिर से स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए। स्ट्रक्चर जैसा आपको ओवरव्यू दिख रहा है आपको वैसे ही याद करना है। इसमें 2 हेयर पिन लूप है और एक कैटालिटिक कोर है। इसमें आप एक एरो देख सकते हैं जो उसके क्लीवेज साइट को इंडिकेट करता है। ये सेल्फ क्लीवेज ऑफ आरएनए है। इसमें जो फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड का ब्रेकेज है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक से होता है एट थ्रू 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप में फॉस्फोरस एटम होगा और वहां पे उसके बाजू में जो या एडजेसेंट जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसी पोजीशन पे ये ब्रेक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे फॉस्फोरस एटम है एडजेसेंट टू द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड उसके बाजू में जो न्यूक्लियोटाइड होगा वहीं पे ये अटैक करेगा। ये वायरस प्लांट वायरस सैटेलाइट आरएनए में मिलता है और ये आरएनए प्रोसेसिंग और रेगुलेशन में काम आता है। एप्लीकेशन अगर देखें तो ये आरएनए टारगेटेड थेरेपेटिक्स में यूज किया जाता है, जहां पे ट्रीटमेंट हम करते हैं ऑन द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ आरएनए। तो आरएनए जब हम यूज कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट, वहां पे जो आरएनए यूज होता है वो हेयर पिन लूप राइबोजाइम हो सकता है, क्योंकि राइबोजाइम जो है वो सेल्फ कैटलाइज्ड है और वो रिएक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। थर्ड वेराइटी है हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस HDV राइबोजाइम। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें एक सूडो नॉट स्ट्रक्चर है। जो यहाँ पे गठान जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली में कोई नॉट नहीं है, वो सूडो नॉट है। ट्विस्टिंग ऑफ आरएनए स्ट्रैंड के कारण वो नॉट जैसा अपीयर होता है और उसमें उसी नॉट के पास कैटालिटिक एक्टिविटी होता है। इसका जो फंक्शन है वो सेल्फ क्लीवेज का फंक्शन होता है विद वायरल जीनोमिक डीएनए। रिएक्शन मैकेनिज्म्स में अगर हम देखें तो ये मेटल आयन कैटालिसिस। अब अगर तीनों का रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो एक में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक है और इसमें एसिड बेस कैटालिसिस है। और ये जो हेपेटाइटिस बेस्ड है, हेपेटाइटिस बेस में मेटल आयन कैटालिसिस के बेसिस पे इसमें रिएक्शन होता है और ब्रेकेज होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। ये एसेंशियल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस डेल्टा वायरसेस और ये इसको स्टडी किया जाता है फॉर एंटीवायरल ड्रग डिजाइन। तो एंटीवायरल ड्रग डिजाइनिंग में हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस राइबोजाइम्स यूज होता है। करते हैं वॉरकुट सैटेलाइट VS राइबोजाइम्स पे। वारकुट सैटेलाइट VS राइबोजाइम्स ये बेसिकली मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रासा। न्यूरोस्पोरा क्रासा एक फंगस है जिसके अंदर में ये वारकुट सैटेलाइट राइबोजाइम्स अवेलेबल होता है। इसको वहीं से आइसोलेट किया गया था। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 हेलिकल डोमेन होता है वे, और जो कि फ्लेक्सिबल जंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसका फंक्शन है कि ये आरएनए कैटालिसिस और लाइगेशन में हेल्प करता है।
और यहाँ पे मैकेनिज्म फिर से चेंज होता है, इसमें मेटल आयन मीडिएटेड कैटालिसिस होता है। इसका रोल है कि ये सर्कुलेशन ऑफ आरएनए को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ इसको बायोमेडिकल रिसर्च में आरएनए स्प्लाइसिंग के मैकेनिज्म्स के हेल्प के लिए स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है जीएलएमएस राइबोजाइम्स। जीएलएमएस राइबोजाइम्स जो है ये 5' अनट्रांसलेटेड रीजन्स ऑफ बैक्टीरियल एमआरएनए में आपको नोटिस करने मिलेगा। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है काफी कॉम्प्लेक्स सा है। इसमें बहुत सारे लूप्स आपको दिख रहे होंगे विद अ स्टेम, तो इसमें लिए ये स्टेम लूप मॉडल्स में आता है। ये कैटालिसिस करता है राइबोजाइम राइबोस्विच हाइब्रिड में। राइबोजाइम थ्रू राइबोस्विच एक्टिविटीज ये राइबोजाइम्स करता है। साथ ही साथ ये सेल्फ कैटलाइज जो करता है या क्लीवेज जो करता है वो स्पेसिफिक मेटाबॉलिक बाइंडिंग पे करता है, जिसमें आता है ग्लूकोज N6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोजामिन 6 फॉस्फेट के से एक्टिवेटेड होता है, जबकि ग्लूकोजामिन 6 फॉस्फेट जैसे ही इसमें बाइंड करता है वो सेल्फ क्लीवेज की एक्टिविटी को इंड्यूस कर देता है। इट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया बाय क्लीविंग एमआरएनए। ये एमआरएनए के एक्टिविटी को या एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, और ये पोटेंशियल टारगेट है फॉर एंटीबैक्टीरियल थेरेपीज। एंटीबैक्टीरियल थेरेपीज के लिए एंटीबैक्टीरियल थेरेपी से हम ये समझते हैं कि जब भी आपके बॉडी में बैक्टीरियल अटैक होता है तो जो मेडिसिन आपको उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट सरवाइव करने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उस तरह के एक्टिविटी में राइबोजाइम यूज किया सकता है। एंटीबैक्टीरियल थेरेपीज में एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स रिसेंट वर्क या रिसर्च में राइबोजाइम्स एज एन एंटीबायोटिक यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ राइबोजाइम है स्प्लाइसिंग एंड लाइगेटिंग राइबोजाइम्स। इसमें ग्रुप 1 इंट्रॉन्स एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स आता है। ग्रुप 1 इंट्रॉन जो है उसमें 2 हेलिकल डोमेन होते हैं और एक कैटालिटिक कोर होता है। ये कैटालाइज करता है सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम द प्रिकर्सर आरएनए। ये गुआनोसाइन एज अ कोफैक्टर यूज करता है फॉर ट्रांसएस्टरिफिकेशन। बायोलॉजिकल रोल्स में ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरियल जीनोम्स में। और ये क्योंकि ग्रुप 1 इंट्रॉन्स है जो आरएनए प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, तो इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर आरएनए प्रोसेसिंग। इट इज यूज्ड टू स्टडी जीन एडिटिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। और ये है इसका स्ट्रक्चर्स। तो ये स्ट्रक्चर्स आप एग्जाम में नोट नहीं कर सकते, पर फॉर अ रेफरेंस आप एक बार विजुअलाइज कर लेंगे स्ट्रक्चर्स को तो आप अप्रोक्सीमेशन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो एरो बना हुआ है वो एरो है जहां पे ये क्लीवेज करेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप 2 इंट्रॉन। ग्रुप 2 को इंट्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1, और इसमें टोटल 6 स्टेम लूप रीजन्स होता है। ये सेल्फ कैटालाइजेस है, 2 स्टेप रिएक्शन से ये सेल्फ कैटालाइज होता है, और इसमें लैरिएट फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे फांसी के फंदे जैसा उसमें स्ट्रक्चर्स दिखता है जिसके थ्रू क्लीवेज होता है। ये भी आरएनए प्रोसेसिंग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के आरएनए प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, और जीन डिलीवरी वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी ये हेल्प किया करता है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। नेक्स्ट है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोजाइम्स। जैसे कि मैंने बताया कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोजाइम्स का यूज होता है जब हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ट्रांसलेशन होता है तब हमारा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोजाइम वर्क करेगा और वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो एंजाइम है ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स के अंदर। जो राइबोसोम्स का लार्ज सब यूनिट होता है उसके अंदर ये राइबोजाइम अवेलेबल होता है। 23 srRNAs in prokaryotes और 28 srRNAs in eukaryotes। यूकैरियोट्स में 28s में अवेलेबल होता है और प्रोकैरियोट्स में 23s में अवेलेबल होता है। इसका फंक्शन है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। रिएक्शन मैकेनिज्म पे अगर फोकस करें तो ये प्रोटॉन शटलिंग और मेटल आयन स्टेबलाइजेशन पे वर्क करता है।
ये सेंट्रल है ट्रांसलेशन के लिए और ये स्टडी किया जाता है फॉर एंटीबायोटिक ड्रग डेवलपमेंट। जब हम एंटीबायोटिक ड्रग डेवलपमेंट का टेक्निक्स पढ़ते हैं या सीक्वेंसिंग करते हैं तब आप पेप्टाइडल ट्रांसफरेज या राइबोसोम ट्रांसफरेज की एक्टिविटी देख सकते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करें राइबोजाइम्स टाइप्स में तो हमारे पास राइबोजाइम टाइप में हमने पढ़ा हैमर हेड राइबोजाइम, हेयर पिन राइबोजाइम, हेपेटाइटिस डेल्टा राइबोजाइम्स, ग्रुप 1 राइबोसोम्स, ग्रुप 2 और पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस। इसमें अगर स्ट्रक्चर्स देखें तो पहला वाला है 3 स्टेम लूप, हेयर पिन लूप, सूडोनॉट, हेलिकल डोमेन कॉम्प्लेक्स और लास्ट जो है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। इसमें 23S आरएनए का काम आता है। अगर फंक्शन देखें तो फर्स्ट 3 जो है हैमर हेड, हेयर पिन और हेपेटाइटिस डेल्टा राइबोजाइम ये सेल्फ क्लीवेज है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग है और पेप्टाइडल ट्रांसफर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। अब अगर हम देखते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ राइबोजाइम कैटालिसिस, सबसे पहला आता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्लीवेज। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ता है। सेकेंड है लाइगेशन एंड थर्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्लीवेज में हमारा फर्स्ट वाला आ जाता है जिसमें हमने हैमर हेड वगैरह पढ़ा है। लाइगेशन में उसी में लाइगेशन भी पढ़ते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोजाइम्स आता है। कैटालिसिस मैकेनिज्म में जनरल एसिड बेस कैटालिसिस और मेटल आयन कैटालिसिस ये दोनों हमने पढ़ा है ग्रुप 1 फर्स्ट टाइप ऑफ हैमरहेड राइबोजाइम्स में। फिर आते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है राइबोजाइम्स के? सबसे पहला आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे हम जेनेटिक बेसिस पे ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स ढूंढ रहे हैं, जहां पे हम वायरल आरएनए, HIV आरएनए इन सब के रेप्लिकेशन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर टूल्स जो कि इनएक्टिवेटेड स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल्स को रेगुलेशन में, अगर कोई भी ऐसा एमआरएनए है जिसकी एक्टिविटी के कारण डिजीज है तो राइबोजाइम उस एमआरएनए की एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। उस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। नेक्स्ट आ देते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी थेरापेटिक प्रोसेसेस है एंटी कॉम्बैक्टिंग और वायरल डिजीजेस वगैरह, इन सब में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट कमिंग है हमारा एडवांटेजेस। ये एडवांटेजेस ये है कि ये स्पेसिफिक कैटालिटिक एक्टिविटी पे हेल्प करता है। ये टारगेट डिजीजेस जो कि आरएनए टारगेटेड है वो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और इसके बेसिस पे कोई इम्यूनोजेनेटिसिटी इवॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये आरएनए है और आरएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है जिस न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप नहीं होगी। लिमिटेशंस क्या है? क्योंकि इसमें आरएनए डिग्रेडेशन या न्यूक्लियेजेस अगर प्रेजेंट है तो आरएनए डिग्रेड हो जाएगा। इसमें कोफैक्टर्स लगता है फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी और ये चैलेंजिंग है ताकि इसका डिलीवरी सिस्टम मैकेनिज्म्स जीन थेरेपी पे यूज हो सके। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चैनल्स की अपकमिंग स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। Thank you and happy study.